हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर विकास फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा है कि आप सब बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, रिविजन्स भी कर रहे होंगे। अब तक हम लोगों ने समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें हमने समाज को पढ़ा, समाज की प्रकृति को पढ़ा, समाज के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ा और विभिन्न समाजशास्त्री समाज को कैसे परिभाषित कर रहे हैं। फिर आगे हमने पढ़ा समुदाय क्या है, समुदाय के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी कुछ परिभाषाएं। फिर हमने समिति को पढ़ा, समिति की जरूरत क्यों होती है, समिति की प्रकृति क्या होती है। ये सारी चीजें पढ़ते हुए हम लोग संस्था पढ़े। संस्था के बाद आइए हम लोग आज एक नई अवधारणा की तरफ बढ़ते हैं, सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह। सामाजिक समूह, सबसे पहले आप समूह सोचिए। समूह शब्द ही सुन के आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग होंगे, क्योंकि एक लोग हैं, अगर एक इंडिविजुअल है उसको हम समूह नहीं कर सकते। तो समूह के लिए ये मस्ट है कि दो हो या दो से अधिक हो, तभी हम समूह कहेंगे। सामान्य भाषा में समूह कुछ भी हो सकता है। चींटियों की कतार है, पक्षी आकाश में एक साथ उड़ रहे हैं, ठीक। तो ये सारे समूह हो सकते हैं। पर जब हम समाज या सामाजिक अर्थ में सोशल मीनिंग में देखेंगे, तो सोशल मीनिंग में जब सोशल ग्रुप्स की बात हो रही है तो वो मानव समूह की बात हो रही है, ठीक। तो सामाजिक समूह में हम सिर्फ मानव समूह की बात करेंगे। तो समूह की जरूरत क्यों हुई? तो सबसे पहले ये ऐतिहासिक ट्रुथ है, अरस्तु भी कहते हैं जो मानव है वो सिर्फ जैविक प्राणी नहीं है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है कि मानव प्रारंभ से ही समूह में रहता आया है। ये उसकी एक ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है, ठीक। वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। इसके पीछे दो कारण है। एक तो मनोवैज्ञानिक आधार है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति समूहों में रहने की है, वो अकेले नहीं रह सकता क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है। उसके अलावा कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो सुरक्षा हो गया, भय हो गया या अन्य आवश्यकताएं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो गई, चाहे सोशल नीड्स हो गई, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हो गया। ये सारी जो नीड्स हैं ये कहीं ना कहीं मानव को समूहों में, समुदायों में, समाज में रहने के लिए प्रेरित करती हैं और ये यही जाके फिर मानव की प्रवृत्ति भी बन जाती है। तो मनुष्य समूह में रहता आया है, उसका सबसे जो बेसिक कारण है वो क्या है? भय अथवा जीवन की सुरक्षा। आप आदिम समाजों में देखेंगे, प्रिमिटिव सोसाइटी में, जब सोसाइटी इतना मेच्योर नहीं है, इतना परिपक्व नहीं है, तो उस समय लोग क्या है कि कबीलों का निर्माण करते हैं, गुटों में रहते हैं। तो जहां भी जाते हैं वो एक कबीला बनाते हैं, एक गुट बनाते हैं अपने लोगों का, और उस गुट में, उस कबीले में ही रहते हैं। इसमें ये भी हो जाता है कि उसमें श्रम विभाजन भी हो जाता है। जैसे घर की महिलाएं हैं, महिलाओं का कुछ अलग है, पुरुष पुरुष हैं जो वो जाके शिकार कर रहे हैं, फिर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कई बार एक कबीला एक कबीले के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, या कोई बाहर थ्रेट, कोई जानवर, ये सारी चीजें हो सकती है। तो अतः इनका मानना था कि हम समूहों में रहेंगे तो इन सुरक्षा को ज़्यादा बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएंगे। एक तो ये नीड है जिससे मनुष्य प्रवृत्त हुआ समूहों में रहने की। दूसरा एक मनोवैज्ञानिक आधार है, एक ग्रेगेरियस इंस्टिंक्ट भी है, उसकी मूल प्रवृत्ति है समूहों में रहने की। क्यों? क्योंकि मनुष्य सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वह एक सोशल ऑर्गेनिज्म भी है। आगे चलिए। समूह से संबंधित ये तीन अवधारणाएं हैं। एक है सोशल एग्रीगेशन, सामाजिक समुच्चय। दूसरा है सोशल कैटेगरी, सामाजिक श्रेणी। और तीसरा है सामाजिक समूह। सबसे बेसिक, सबसे सरल अगर समूह की बात करें, वो सोशल एग्रीगेशन है, लोगों का समुच्चय है, लोगों का एग्रीगेशन है। तो ये लोगों का संकलन कैसा है? किसी स्थान पर किसी समय में इकट्ठा है, सॉरी, पर उसमें उनमें कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। क्या है? निश्चित संबंध नहीं पाया जाता है। तो सबसे सरल जो समूह है, जो लोगों का एग्रीगेशन है, लोगों का संकलन है, वो सबसे सरल ये है कि वो एक समय पर एक जगह इकट्ठा तो है, पर उनके बीच
कोई निश्चित संबंध नहीं है। इसी को हम क्राउड, भीड़ या जनसमूह भी कह सकते हैं। जैसे बस बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे एकत्रित हुई भीड़, किसी एक्टर, किसी सेलिब्रिटी के आने के बाद उनको देखने के लिए जुटी हुई भीड़, ये क्या है? ये सामाजिक समुच्चय है, सोशल एग्रीगेशन है। जैसे क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची हुई ऑडियंस, इनके बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है, पर वो उस समय एक जनसमूह का निर्माण कर रहे हैं, एक सोशल एग्रीगेशन का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे सोशल एग्रीगेशन क्या है। इसी को गिन्सबर्ग और बोटोमोर क्या कहते हैं? अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप। क्वासी ग्रुप्स, अर्ध समूह। कौन? गिन्सबर्ग और बोटोमोर। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, एक रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी आपको लगे वो लिखते रहिएगा आप अपने नोट्स में। आइए अब हम लोग समझते हैं सोशल कैटेगरी, सामाजिक श्रेणी। अब क्या है कि ये थोड़ा सा ज्यादा डिफाइंड होगा इसमें संबंध। एक तो सोशल एग्रीगेशन से आगे की बात है जिसमें कोई ना कोई एक डिफाइंड या आइडेंटिटी होगी। जैसे समान शिक्षा या आय वाले व्यक्तियों का समूह। तो ये स्टैटिस्टिकल ग्रुपिंग के निकट है जिसमें समान स्थिति वाले लोग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे शिक्षक समूह, टीचर के ग्रुप, स्टूडेंट के, क्लर्क ग्रुप और श्रमिक समूह, वर्कर ग्रुप। एक तरीके से जो हॉरिजॉन्टल हायरार्की में हैं लोग, उनको हम अगर कैटेगरी कह दे तो उनका संकलन ही क्या है? सोशल कैटेगरी है, सामाजिक श्रेणी है। आज के समय में अगर श्रेणी की बात करें तो मध्यम वर्ग की बात करें, क्लास की, या कोई लेबर क्लास है, या कोई ऑटो चालक है, ठीक, जो ड्राइवर की श्रेणी में आ गया, या कोई फैशन डिजाइनर है, कोई मैनेजर है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा है, या कई बार सीए हैं, वो एक फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं। ऐसे करके उनके विशिष्ट जो पेशा है या उनकी जो स्किल है या समाज में उनकी जो प्रसिद्धि है, उसके आधार पर जब हम कैटेगराइज करते हैं, मतलब एक बेसिक आइडेंटिटी दे देते हैं जो कि सोशल एग्रीगेशन से ज़्यादा डिफाइंड है। ठीक, आगे चलिए। सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स, ये लोगों के संकलन में सबसे ज़्यादा डिफाइंड और सबसे ज़्यादा फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड समूह है लोगों का। ऐसे व्यक्तियों का संग्रह जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, जिससे एक निश्चित संगठन का जन्म होता है। पहली चीज तो एक संबंध पाया जा रहा है निश्चित, और दूसरा इस संबंध से एक निश्चित संगठन का जन्म होता है, निर्माण होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे सोशल एग्रीगेशन क्या है, सोशल कैटेगरी क्या है और सोशल ग्रुप क्या है। तो सामान्य अभिप्राय ये है कि व्यक्तियों का एकीकरण या संग्रह है समूह में। पर जो समाजशास्त्रीय अभिप्राय है, जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, ये यही है, उनके अंदर म्यूचुअल रिलेशन की एक व्यवस्था है। ठीक, जब हम सामाजिक समूह की बात कर रहे हैं समाजशास्त्र के अर्थ में, तो हम सिर्फ लोगों के एकत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात की भी बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई पारस्परिक संबंध है, और उस पारस्परिक संबंध से एक व्यवस्था, एक संगठन का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो जो सामाजिक समूह है वो पारस्परिक संबंध का प्रतिनिधित्व भी करता है, न कि सिर्फ लोगों का एकत्रीकरण और एग्रीगेशन। ठीक, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए, कुछ डिफिनेशंस हैं, अलग अलग समाजशास्त्री दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे मैकाइवर एवं पेज, समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स जो एक दूसरे के साथ आपस में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, तो मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि कोई भी कलेक्शन, कोई भी संकलन, लोगों का समूह जिसमें लोग आपस में संबंध स्थापित करते हैं, वो सामाजिक समूह कहलाएगा। ठीक, तो क्या करें, एक तो लोगों का एकत्रण है, संकलन है, और उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक, ये मैकाइवर एवं पेज कह रहे हैं। आइए हम समझते हैं ऑकबर्न और निम्कॉफ क्या कह रहे हैं। ऑकबर्न और निम्कॉफ कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक। यहाँ समझिएगा, ये दो या दो से अधिक का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक इंडिविजुअल इंसान समूह का निर्माण नहीं कर सकता, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए
वो एकत्रित होते हैं एवं एक दूसरे पर कुछ न कुछ इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं। तो ये सामाजिक समूह या युग्म युग्म समूह का निर्माण करते हैं। मैकाइवर एवं पेज क्या करे हैं? एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन जिसमें पारस्परिक संबंध स्थापित हो रहा है। वहीं अकबर ने एवं निमकाब करें दो या दो से अधिक लोग एकत्रित हैं और सभी लोग एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तभी वो सामाजिक समूह कहलाएगा। टीबी बोटोमोर, सॉरी, टीबी बोटोमोर क्या कह रहे हैं? टीबी बोटोमोर उस संकलन को सामाजिक समूह कह रहे हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध और दूसरा प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। तो अब यहाँ पे एक अलग चीज बता रहे हैं टीबी बोटोमोर कि समूह के सदस्यों का, जो समूह के सदस्य हैं, वो समूह के प्रति और उसके सिंबल्स, उसकी आइडेंटिटी, उसके प्रतीकों के प्रति उनकी एक कॉन्सियसनेस है, एक चेतना है, एक अवेयरनेस है। ठीक, टीबी बोटोमोर एक नई चीज क्या बता रहे हैं? निश्चित संबंध तो बता ही रहे हैं, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि उस समूह के जो सदस्य हैं उनका समूह के प्रति और उसके प्रतीकों के प्रति एक चेतना है, एक अवेयरनेस है। ठीक, ये टीबी बोटोमोर कह रहे हैं। आइए समझते हैं आरो केटल को। आरो केटल कहते हैं समूह व्यक्तियों के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी का सहयोग लिया जाए। ठीक, समूह व्यक्तियों के उस एकत्रीकरण को, उस संकलन को जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी का सहयोग लिया जाए। ये क्या है? आरो केटल के अनुसार सामाजिक समूह की परिभाषा। आइए समझते हैं गिन्सबर्ग क्या कहते हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं कि पहचाने जाने योग्य संरचना से युक्त नियमित संपर्क रखने वाले, तीन बात कर रहे हैं। एक तो पहचाने जाने योग्य, उसकी एक आइडेंटिटी होगी जिसके द्वारा उस समूह की आइडेंटिफिकेशन या उस समूह की पहचान होगी। दूसरा ये है कि संरचना से युक्त होगा, उसमें एक स्ट्रक्चर होगा, एक संगठन होगा। नियमित संपर्क रखने वाले व्यक्तियों का, तीन चीज कह रहे हैं, एक पहचाने जाने योग्य, एक संरचना, और दूसरा उसके सदस्य जो हैं वो नियमित संपर्क कर रहे हैं आपस में। ठीक, तो ऐसे संग्रह को ही समूह कह रहे हैं मॉरिस गिन्सबर्ग। ठीक, ऐसा है कि समझ गए होंगे। आइए समझते हैं विलियम्स को। विलियम्स क्या कह रहे हैं? सामाजिक समूह मनुष्यों के उस संग्रह को कहा जाता है जो परस्पर संबंधित कार्य करते हुए दूसरों द्वारा पारस्परिक अंतःक्रियात्मक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, सामाजिक समूह मनुष्यों के उस संग्रह को कहा जाता है जो परस्पर संबंधित कार्य करते हुए अपने एवं दूसरों द्वारा पारस्परिक अंतःक्रियात्मक इकाई के रूप में जाने जाते हैं। तो विलियम्स क्या कह रहे हैं? पारस्परिक अंतःक्रियात्मक इकाई, म्यूचुअल इंटरेक्टिव यूनिट। ठीक, ऐसा है कि इन डिफिनेशन से आप लोग समझ पाए होंगे कि सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप क्या है। फेयर चाइल्ड, फेयर चाइल्ड कहते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह जिनके बीच स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान होता है। मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान जो उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरों के द्वारा भी के विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एक संधि, इंटिटी के रूप में स्वीकृत किया जाता है। एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह जिसमें मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान होता है, उसके सदस्यों द्वारा तथा सामान्यतः दूसरे के द्वारा भी उसके विशिष्ट सामूहिक व्यवहार के कारण एक संधि या एंटिटी के रूप में स्वीकृत किया जाता है। ये कौन कर रहे हैं? फेयर चाइल्ड। आइए समझते हैं जोसेफ फीचर को। जोसेफ फीचर कहते हैं कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक जनरल ऑब्जेक्टिव होगा, एक समान उद्देश्य होगा, उसकी पूर्ति के लिए
आगे एक और बात करते हैं कि सामाजिक आदर्श, नियम और हित एवं मूल्यों के अनुसार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। सामाजिक आदर्श, नियम, हित एवं मूल्यों के अनुसार पारस्परिक कार्यों में हिस्सा बटाते हुए पहचाने जाने योग्य एवं संरचना युक्त निरंतर सामाजिक प्राणियों की सामूहिकता एक समूह है। एक तो जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो सामाजिक जो आदर्श, नियम, हित एवं मूल्य हैं, उनके अनुसार पारस्परिक कार्यों में हिस्सा बटाते हैं और पहचाने योग जाने योग्य, और उनकी एक मतलब आइडेंटिटी है, उनका एक स्ट्रक्चर है, और निरंतर सामाजिक प्राणियों की सामूहिकता, उनमें एक निरंतरता है, एक सातत्यता है। ठीक, ऐसा है कि इन डेफिनेशंस को आप लोग समझ गए होंगे सामाजिक समूह की। मेरिल तथा एल्ड्रिच, हॉट एवं रेस, स्मॉल और एडवर्ड सापिर। मेरिल तथा एल्ड्रिच कहते हैं कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक लंबी अवधि से संचार होता है। ठीक, हॉट एवं रेस कहते हैं कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह। ठीक, ये कौन कह रहे हैं? हॉट एवं रेस। स्मॉल क्या करें? समूह का अर्थ व्यक्तियों को किसी भी लघु या बृहद इकाई से है जिनके मध्य इस प्रकार के संबंध हो। ठीक, तो मतलब वही है कि जैसे एडवर्ड सापिर की बात करें, समूह का निर्माण केवल इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ उसे समूह के सदस्यों के एक सूत्र में बांधे रखता है। तो मतलब जो लोगों का संकलन है, जो आपस में लोग जुड़े हैं, किसी न किसी हित से प्रेरित हैं, किसी न किसी स्वार्थ से प्रेरित हैं। ऐसा है कि आप लोग सामाजिक समूह समझ गए होंगे। सामाजिक समूह बेसिकली है क्या? एक तो निश्चित संबंध, मतलब एक सबसे बेसिक समझिए, लोगों का संकलन, एग्रीगेशन। दूसरा क्या है? उनमें एक निश्चित संबंध पाया जाए। तीसरा क्या है? ये संबंध क्षणिक न होकर के निरंतर हो, निरंतरता में चलती रहे और लंबे समय तक एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, मिलते जुलते रहें, और यही संबंध उसको एक स्ट्रक्चर दे, एक संरचना दे, एक संगठन दे। उसके बाद इसकी एक आइडेंटिटी भी हो जिससे इस समूह की पहचान हो, तथा समूह के सदस्यों में अपने समूह के प्रति एक चेतना हो, एक सचेत हो, एक अवेयरनेस हो। तो अब तक डिफिनेशन में इन्हीं 5-6 बातों पे हम लोग चर्चा किए हैं अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा। आशा है कि कुछ न कुछ विजुलाइज कर पा रहे होंगे सामाजिक समूह क्या है। आइए रॉबर्ट किंग मार्टिन का विश्लेषण समझते हैं। सामाजिक समूह में एक तो ये है व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव, सदस्य की आंतरिक भावना। समझ रहे हैं ना? आंतरिक भावना, इनेट, सॉरी, तो सदस्य की आंतरिक भावना। वहीं वस्तुपरक में बाहरी अवलोकन और वास्तविकता, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दो चीज समझ रहे होंगे। तो मार्टिन क्या कहते हैं? मार्टिन समूह के 3 आवश्यक तत्व की बात करते हैं। पहला क्या है कि सदस्य की संख्या 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। मतलब एक लोग हैं तो वो समूह नहीं है। पहला तो सदस्य की संख्या। दूसरा, वो सामाजिक संबंध बनाते हो और ये सामाजिक संबंध क्षणिक नहीं हो, एक बार का नहीं हो, ये बार बार अंतः क्रिया करे, उनमें एक निरंतरता हो। दूसरा क्या है? वो हम की भावना, फीलिंग, मतलब उनके अंदर एक कॉन्सियसनेस हो अपने समूह के प्रति। तो भावना या फीलिंग की बात करते हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्या है? व्यक्तिपरक क्या, कि मैं सदस्य हूँ, ये क्या है? इनर फीलिंग है कि मैं इस समूह का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। पर ऑब्जेक्टिव क्या है? वस्तुपरक क्या है? कि यह हमारा है, उसके प्रति मेरा एक कॉन्सियसनेस है। ठीक, तो ये चीज है वास्तविकता या बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। आइए समझते हैं गिटलर का विश्लेषण। गिटलर ने व्याख्या के आधार पर ओवर्ट और कोवर्ट, दो आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। एक बाह्य पक्ष, ओवर्ट, जो कि दृश्यमान है, कब कहाँ अंतःक्रिया हो रही है, जो विजिबल है, जो सामने घटित हो रहा है, जिसे हम देख सकते हैं। वहीं
आंतरिक पक्ष कोवर्ट है, जो कि अदृश्य है। समूह में रहने की भावना, हम की भावना, समूह के प्रति जो कॉन्सियसनेस है, जो वी फीलिंग है। तो गिटलर क्या कहते हैं, ओवर्ट और कोवर्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा मर्टन 3 आवश्यक तत्व बताते हैं। एक तो संख्या जो है 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। संबंध बार बार बने, ये ना हो कि एक बार की या क्षणिक हो। दूसरा, उनमें हम की भावना हो। वहीं गिटलर वो आगे हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी, गिटलर की बात, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ठीक, ओवर्ट वो है जो दृश्यमान है, कोवर्ट वो है जो अदृश्य है। और समूह निर्माण के लिए दोनों पक्ष अनिवार्य हैं। कोई भी अंतःक्रिया समय के किसी भाग में होती है, उसके लिए कोई स्थान अवश्य होता है। ठीक, जब भी अंतःक्रिया होगी समय में, किसी भी निश्चित समय में, तो पक्का है कि कोई ना कोई उसके लिए एक स्पेस होगा। ठीक, गिलिन और गिलिन, अंतःक्रिया और समूह केंद्रता। अंतःक्रिया और समूह केंद्रता। अंतःक्रिया क्या है, समूह के लिए आवश्यक तत्व है। आवश्यक शर्तें क्या है, उत्तेजना, स्टिमुलाई प्लस अनुक्रिया। ठीक, पहली चीज तो एक ये है कि उनके अंदर जो समूह के सदस्य हैं, उनके अंदर अंतःक्रिया होना आवश्यक है। अगर अंतःक्रिया नहीं होगी तो कहीं ना कहीं संबंध स्थापित नहीं होंगे। और संबंध स्थापित तो इंटरेक्शन के लिए क्या होगा, दो चीजें हैं, एक तो स्टिमुलाई उत्तेजना, और इसके प्रति फिर रिस्पॉन्स होगा, अनुक्रिया होगी, रिस्पॉन्स होगी। मतलब इंटरेक्शन कभी भी वन वे नहीं होता, समझ रहे हैं। अगर कोई भी इंटरेक्शन वन वे हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंटरेक्शन नहीं है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन, संप्रेषण जिसे कहते हैं, वो तभी होता है कि जब मैसेज जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। ऐसे ही जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन में हर स्टिमुलाई का, हर उत्तेजना का एक अनुक्रिया होनी चाहिए, एक रिस्पांस होनी चाहिए, तभी वो अंतःक्रिया हो रही है। वहीं स्व समूह केंद्रता, एथनोसेंट्रिज्म, अपने समूह को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को हीन समझना, मतलब समूह के हितों के प्रति निष्ठा। तो स्व समूह केंद्रता, एथनोसेंट्रिज्म, तो ये गिलिन और गिलिन इंटरेक्शन और एथनोसेंट्रिज्म पे सामाजिक समूह को व्याख्या या एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, और स्वसमूह केंद्रता एथनोसेंट्रिज्म के जो जनक हैं वो ग्राहम विलियम समनर हैं। आइए जॉनसन का मत समझते हैं। जॉनसन के अनुसार संबंध पर्याप्त नहीं है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, जो परिभाषाएं पढ़े उसमें यह है कि लोगों का संकलन है, संकलन के साथ साथ एक निश्चित संबंध है, और इस संबंध में निरंतरता है। उसके अलावा ये एक व्यवस्था, एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं, और उस संरचना की एक पहचान है। उसके अलावा उस समूह में रहने वाले लोग अपने समूह के प्रति सजग हैं, सचेत हैं, एक कॉन्सियसनेस है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग मर्टन को पढ़े, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जिसमें उन्होंने 3 एलिमेंट बताए किसी भी समूह के लिए। वो क्या था, तो संख्या 2 या 2 से अधिक, दूसरा कि संबंध में निरंतरता होनी चाहिए, तीसरा वी फीलिंग। उसके बाद हम लोगों ने ओवर्ट एंड कोवर्ट पढ़ा गिटलर की। उसके बाद हम लोगों ने गिलिन और गिलिन की पढ़ते हैं कि जिसमें इंटरेक्शन और एथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं। मतलब कोई भी समूह है तो उसमें अंतःक्रिया होनी चाहिए। उसके अलावा स्वसमूह केंद्रता, मतलब कि अपने ग्रुप के प्रति एक ऑब्सेशन, एक निष्ठा, एक लगाव की भावना, एक सचेत, एक जागरूकता की भावना होनी चाहिए। ये कौन करता है, गिलिन एंड गिलिन। तो वहीं जॉनसन का मत यह है कि सिर्फ संबंध पर्याप्त नहीं है, सहयोग की भावना, कोऑपरेशन और बिलोंगिंगनेस, ठीक, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हम की भावना भी जरूरी है। ये जॉनसन का मत है। अतः निष्कर्ष है कि दो या अधिक व्यक्ति परस्पर प्रभावित करते हैं और समान हितों के लिए अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं। आशा है कि आप लोग समूह समझ भी गए होंगे।
समूह के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो भी समझ गए होंगे, समूह होने के लिए क्या जरूरी है ये भी समझ गए होंगे, और आशा है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे चलिए, समूह के आवश्यक लक्षण, ये आप लोग बता भी सकते हैं अभी तक के डिफिनेशन से भी। तो आइए एक लिस्ट बना लीजिए जो समूह के लक्षण है, इसेंशियल एलिमेंट्स। पहला क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, संख्या। दूसरा, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और तीसरा है रेसिप्रोकल रिलेशन, पारस्परिक संबंध है। मतलब ग्रुप के या समूह के सभी सदस्य एक दूसरे पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कि समूह में किसी एक व्यक्ति की जरूरत है तो बाकी उस समूह में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उसके जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे सभी मेंबर्स के लिए है, और वो सभी एक दूसरे पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। चौथा, मनोवैज्ञानिक संबंध, साइकोलॉजिकल रिलेशन। मतलब ये संबंध मनोवैज्ञानिक आधार पर भी होता है, उनमें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है, हम की भावना की फीलिंग होती है, उनमें अपने समूह के प्रति एक सचेतता या जागरूकता, एक कॉन्शियसनेस होता है। ये साइकोलॉजिकल रिलेशन। पांचवा क्या है, इन संबंधों से एक संरचना निर्मित होती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, एक व्यवस्था बनती है। तो ये पांच चीजें जो एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग समझे। आइए अब आगे चलते हैं समूह की। अभी तक हम लोगों ने उसके एलिमेंट्स पढ़ा, आइए उसकी प्रकृति एवं विशेषताएं पढ़ते हैं, सोशल ग्रुप के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। व्यक्तियों का समूह है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है। कार्य विभाजन, मतलब उसमें उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रयोजन के लिए है। वहीं सामान्य रुचि, मतलब उनके इंटरेस्ट में समानता है, होमोजेनिटी इन इंटरेस्ट। समूह में एकता, अस्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि समूह में एकता हो, होमोजेनिटी हो, अदरवाइज समूह उतना इफिशियंटली अपने ऑब्जेक्टिव, अपने प्रयोजन को साध नहीं पाएगा। ऐच्छिक सदस्यता, मतलब जो मेंबरशिप है वो इच्छा पर निर्भर है, अनिवार्य सदस्यता नहीं है। स्तरीकरण है, पदों और प्रस्थिति का उतार चढ़ाव, मतलब इसमें एक हायरार्की है, एक अथॉरिटी लेवल पे, एक प्रशासनिक लेवल पे, संरचनात्मक लेवल पे एक हायरार्की है। मतलब हायरार्की के हिसाब से किसका क्या काम है, एक रोल है। उसमें भी हायरार्की में, जैसे कोई भी संस्था ले लीजिए, उसमें मैनेजर है, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर है, फिर फ्लोर मैनेजर है, उसके नीचे कैशियर है, या फिर सेल्समैन है। तो ये एक हायरार्की है। उसी तरह समूहों में भी हायरार्की होती है, और हर हायरार्की में भी उनकी एक प्रस्तुति होती है, उस अथॉरिटी के साथ जुड़ी होती है। सातवां क्या है, अस्थायित्व, स्थिरता, स्टेबिलिटी। मतलब समूहों में एक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो अंतःक्रिया, जो संबंध है वो क्षणिक नहीं है, वो निरंतर है, निरंतरता है उसमें, अतः ये इसमें अस्थायित्व है। ठीक। सामूहिक आदर्श, मतलब जो इनके नियम और आदर्श हैं वो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल को। तो इनका जो आदर्श है वो सामूहिक है, ग्रुप नॉर्म्स है। वहीं समझौता जो है, विचारों और उद्देश्यों पर सहमति। अगर कोई भी समूह, उसके सदस्य उस समूह के लक्ष्य, प्रयोजन पर किस तरीके से करना है, उन उद्देश्यों पर उनकी सहमति नहीं है, कंसेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो समूह बिखर जाएगा, और वो समूह ज्यादा समय तक स्थायित्व को स्थापित नहीं कर पाएगा। तब किसी भी समूह को होने के लिए एक समझौता जरूरी है, एक सहमति जरूरी है, एक कंसेंट जरूरी है। आगे समझिए, इसका एक ढांचा है, निश्चित संरचना है, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा भी है। और फिर संबंध का होना अनिवार्य है। ठीक, एक संधि है, एक सामाजिक संबंध है, तो संबंधों का होना अनिवार्य है। सामाजिक संबंध हम लोग समझे। वहीं जागरूकता, मतलब परस्पर जागरूकता का बोध है, सदस्यों में एक सचेतता, एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस का बोध है। आदान प्रदान, विचारों और वस्तुओं का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटी,
विचारों और वस्तुओं का विनिमय है। समूह के निर्माण के आधार आइए समझते हैं। बेसिस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन क्या है? एक तो समान उद्देश्य है, समान उद्देश्य के साथ साथ उसमें ग्रुप कॉन्सियसनेस है, उसके अलावा उनका एक कॉमन लैंग्वेज है, फिर कॉमन इंटरेस्ट है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है और समान निवास है। अब तक के डिफिनेशन से भी हम लोग ये समझ पाए होंगे कि किसी भी समूह के निर्माण के लिए उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। इसमें भी उसी की बात हो रही है कि कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा और समूह के सदस्यों में एक कॉन्सियसनेस होगा, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, एक हम की भावना होगी। और तीसरा है, ये ऑब्वियस भी बात है कि अगर समूह में है तो लोग अंतः क्रिया करेंगे, लोग कन्वर्सेशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समूह में एक सदस्य बोलता है तेलुगु, दूसरा बोलता है भोजपुरी और तीसरा बोलता है केवल इंग्लिश। अब वो समूह में है तो क्या इनका कम्युनिकेशन इफिशिएंटली हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। उनको एक पेज पे आना पड़ेगा, एक कॉमन लैंग्वेज डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज जो इंटरेक्शन है उतना इफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। इनका एक कॉमन इंटरेस्ट समान हित होगा। दूसरा शारीरिक समीपता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब ये लोग अंतः क्रिया करेंगे, निरंतर मिलेंगे और एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। फिर कॉमन रेसिडेंस, समान निवास। ठीक, कहीं ना कहीं इनका एक संरचना होगा जहाँ पे ये एक रेसिडेंस करेंगे, निवास करेंगे ये समूह का। तो ये हो गया समूह के फॉर्मेशन के, ग्रुप फॉर्मेशन के जो आधार हैं, बेस हैं वो। सोरोकिन और जिमरमैन तथा गाल्पिन ये 14 आधार देते हैं। आप लोग ये सारी चीजें लिखते रहिएगा, लिस्ट बनाते रहिएगा, बाद में रिवाइज भी करिएगा और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करिएगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। वैसे हम पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट किए हैं, एक लेक्चर हुआ है, आज दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। तो ये लिखते रहिएगा। सोरोकिन, जिमरमैन तथा गाल्पिन ने 14 आधार जो बताए ये लिख लीजिए। रक्त संबंध या एक ही पूर्वज, विवाह मैरिज, जादू टोना, धर्म में समान विश्वास, समान भाषा, समान रीति रिवाज, एक ही भूमि का स्वामित्व, पड़ोस, समान व्यवसाय, कॉमन ऑक्यूपेशन, समान उत्तरदायित्व, एक ही स्वामी के अधीन कार्य, एक सामाजिक संस्था से संबंध, पारस्परिक सहयोग, सामान्य शत्रु, साथ साथ रहकर कार्य करना। रक्त संबंध या एक ही पूर्वज, विवाह, जादू टोना, धर्म में समान विश्वास, मतलब उनके जो फेथ हैं वो कहीं ना कहीं होमोजेनिटी है, उनमें समानता है। भाषा समान होगा, रीति रिवाज भी कॉमन होंगे। ठीक, एक ही भूमि के स्वामित्व होगा, पड़ोस नेबरहुड, समान व्यवसाय कॉमन ऑक्यूपेशन होगा, समान उत्तरदायित्व होगा, एक ही स्वामी के अधीन कार्य। ठीक, उनका कोई ना कोई एक अथॉरिटी बॉस होगा, एक गार्जियन होगा, एक सामाजिक संस्था से संबंध, पारस्परिक सहयोग, समान शत्रु तथा साथ साथ रहकर कार्य करना। सामाजिक समूहों के सामान्य वर्गीकरण समझते हैं। प्रजातीय समूह, रेशियल ग्रुप्स, जैसे कॉकेसाइड, मंगोलायड और नेग्रोइड। ठीक, रेशियल ग्रुप्स हो गए। वहीं रीजनल ग्रुप, क्षेत्रीय समूह, जैसे किसी प्रांत का, राज्य का, राष्ट्र का या जनजातीय समूह। ठीक, अनुकूलित या एडॉप्टेड ग्रुप, जैसे वर्ग हो गया और जाति हो गई। संघर्ष समूह, जैसे श्रमिक संघ हो गए, राजनीतिक दल हो गए, कोई व्यापारिक संघ हो गया। तो ये सारी चीजें हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप में आ जाएंगे। पीए सोरोकिन का वर्गीकरण। पीए सोरोकिन जो है वो ग्रुप को एकल बंधन, यूनिबाउंडेड और मल्टी बाउंडेड बहुबंधन समूह में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद एकल बंधन समूह को भी जैव सामाजिक और सामाजिक संस्कृति में वर्गीकृत करते हैं। जैव सामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक। एकल बंधन समूह सदस्य एक ही आधार पर जुड़े होते हैं, जैसे प्रजाति, लिंग, उम्र, भाषा या धर्म। ठीक, इसमें भी जैव सामाजिक क्या हो गया, जो लिंग है, ठीक, प्रजाति है। वही सामाजिक संस्कृति क्या है, भाषा है, धर्म है, ये सारी चीजें। ऐसे ही बहुबंधन समूह, मल्टी बाउंडेड ग्रुप, लोग एक से अधिक बंधनों से
बंधे होते हैं, ठीक, जैसे परिवार, जाति, वर्ग, जनजाति, राष्ट्र। तो सोरोकिन ने किस तरीके से वर्गीकृत किया है? यूनिबाउंडेड और मल्टी बाउंडेड ग्रुप, एकल बंधन और बहुबंधन समूह। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पीए सोरोकिन का वर्गीकरण, एकल बंधन और बहुबंधन। आइए आगे चलते हैं। मैकाइवर एवं पेज का वर्गीकरण पढ़ते हैं, ए, बी और सी। क्षेत्रीय एकता वाले समूह, रीजनल सॉलिडारिटी, क्षेत्रीय एकता जैसे गांव, नगर, समुदाय, पड़ोस। दूसरा, अनिश्चित संगठन, अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे भीड़ है, जाति है, अभिजात वर्ग है, एलिट क्लास है। वहीं निश्चित संगठन, ऑर्गेनाइज्ड, जैसे चर्च है, राज्य है, परिवार है और मजदूर संघ है। तो ये जो बी और सी है, ये अपने हितों के प्रति ज्यादा जागरूक है। वहीं जो क्षेत्रीय एकता वाला समूह है, वो उसमें जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कॉन्शियसनेस शायद ना पाया जाए, या पाया भी जाएगा तो बहुत कम पाया जाएगा। तो जो रीजनल समूह है, जो क्षेत्रीय एकता वाला समूह है, वो हितों पर आधारित नहीं है। बाकी जो अनिश्चित संगठन है, भीड़ है, जाति है, अभिजात वर्ग है, वही निश्चित संगठन है, जैसे चर्च, राज्य, परिवार, मजदूर संघ। ये जो है इंटरेस्ट कॉन्शियसनेस है, जागरूक, हितों के प्रति जागरूक है ये समूह। तो मैकाइवर एवं पेज किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं? क्षेत्रीय एकता, अनिश्चित संगठन और निश्चित संगठन। जे.एच. फिक्टर समूहों के 6 प्रकार, जैसे पारिवारिक समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह और मनोरंजनात्मक समूह। ठीक, पारिवारिक, शैक्षणिक, विद्यालय, महाविद्यालय, इकोनॉमिक जैसे किसानों का समूह, मजदूर, राजनीतिक समूह जैसे दल, पुलिस, न्यायालय, धार्मिक समूह, मनोरंजनात्मक समूह, नाट्य मंडली और सिनेमा। ठीक, सदस्यता और स्वरूप पर आधारित वर्गीकरण, जैसे आर के मर्टन, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह, मेंबरशिप ग्रुप जैसे परिवार, और गैर सदस्यता जैसे बाह्य समूह। मेंबरशिप बेस्ड और नॉन मेंबरशिप बेस्ड पे आर के मार्टन क्लासिफाई करते हैं सोशल ग्रुप्स को। हर्बर्ट हाइमन एस्पायरेशन के आधार पर, जैसे सदस्यता समूह और संदर्भ समूह। ठीक, सदस्यता और मेंबरशिप और रेफरेंस। वहीं बोगार्डस फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक। तो आर के मर्टन, हर्बर्ट हाइमन और बोगार्डस, ये क्लासिफिकेशन हम लोग समझ गए होंगे। आइए रॉबर्ट बिरस्टीट की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं जो समूह की बताए हैं वो समझते हैं। रॉबर्ट बिरस्टीट समता की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड बताते हैं। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया बताते हैं। और सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्ट बिरस्टीट क्या बताते हैं? कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, समता की चेतना। दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। तीसरा है सामाजिक संगठन। ठीक, ये कौन बताया है? रॉबर्ट बिरस्टीड। रॉबर्ट बिरस्टीड का जो अगला वर्गीकरण है वो जैसे सांख्यिकीय समूह है, स्टैटिस्टिकल ग्रुप, और समाजीय समूह, सोसाइटल ग्रुप। ये 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं सामाजिक समूह को, सोशल ग्रुप्स को। ठीक, जैसे सांख्यिकीय समूह है आयु समूह, लिंग समूह, वहीं समाजीय, सोसाइटल जो है नृजातीय समूह और भाषा भाषी समूह की बात होती है। तो सामाजिक समूह, सहचारी समूह। ठीक, सांख्यिकी, सोसाइटल, स्टैटिस्टिकल, सोसाइटल, फिर सोशल और एसोसिएशनल